एक नाइट को मास्टर के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए उसे सबसे पहले तलवार वाले स्टीरियोटाइप को तोड़ना होता है। लीजेंडरी स्पीयर नाइट युद्ध भूमि पर प्रकट हुआ। स्पीयर हीरो वही था जिसने एवेलोन साम्राज्य के सिविल वॉर को खत्म किया था। इस विशाल और अज्ञानी महाद्वीप पर हमारे हीरो को जोशुआ सैंडर्स के नाम से जाना जाता था। वह हीरो एक ऐसा अनस्टॉपेबल फोर्स था जिसने अकेले एक पूरी आर्मी को हरा दिया था। वह आदमी जो एक मैजिक स्फेयर को पकड़कर खड़ा था, जिसे द ग्रेट जोशुआ कहा जाता था, अब असहाय था। अचानक वह हीरो खून खांसने लगा। उच्च समाज के 5 लोग उसकी आखिरी घड़ियों में उसे ऊपर से देख रहे थे, जबकि वह भ्रमित था। कमजोर पड़े हीरो ने उनसे पूछा कि उन्होंने उसके साथ धोखा क्यों किया। काले चोगे में एक व्यक्ति ने समझाया कि तुम्हें ये पता होना चाहिए क्योंकि तुम मना के एक्सपर्ट हो। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने बताया कि हीरो के शरीर के अंदर मिलती जुलती मैजिक पावर और होली पावर की टक्कर हो रही है। जैसे ही जोशुआ दर्द में चीखते हुए जमीन पर गिरा, उन लोगों ने बताया कि ये टक्कर किसी भी आम आदमी को पहले ही मार देती। लेकिन जोशुआ को ये नहीं जानना था कि वह कैसे मर रहा है, बल्कि ये कि उसके साथ धोखा क्यों हुआ। सर सैंडर्स गुस्से में उबलने लगा क्योंकि उसने कभी भी ताज पर बैठने का ख्वाब तक नहीं देखा था। जोशुआ बस अपने नाजायज बेटे का टैग मिटाना चाहता था, अब बस उस मास्टर की सेवा करना चाहता था जिसे वह अपना इकलौता दोस्त मानता था। सिविल वॉर के खत्म होने के बाद वह स्पीयर बनकर सीजर वॉन ब्रिटेन का सम्राट बनने और उनकी शील्ड बनने की योजना बना रहा था और मरते दम तक उनके साथ खड़ा रहना चाहता था। लेकिन जोशुआ अब भी समझ नहीं पाया कि यह धोखा क्यों हुआ। वह बूढ़ा आदमी जिसके पास स्फेयर था समझा रहा था कि कुछ ऐसी आत्माएं होती है जिनका अस्तित्व ही खतरा बन जाता है। मैजिक टावर के मास्टर ने बताया कि सम्राट अब सिविल वॉर खत्म होने के बाद दुनिया पर आराम से राज कर सकता है। उस बूढ़े आदमी ने फिर कहा कि टूटा हुआ हीरो जोशुआ सम्राट के लिए अब अकेला बचा डर था। मार्शल आर्टिस्ट्स को अपनी पूरी जिंदगी मना पर रिसर्च करने के बावजूद भी एक छोटे से डैगर को सोर्ड आरा से डंकने में दशक लग जाते हैं, लेकिन हीरो आराम से अपनी बड़ी स्पीयर और तलवार दोनों को ढक सकता था। एवरांट ने मरते जोशुआ से पूछा कि उसके हाथ और हथियार पर कितना खून लगा है। मैजिक टावर का मास्टर कहता है कि ये ग्रेट हीरो मना से भी आगे के लेवल तक पहुंच चुका है। स्पीयरमैन का दर्द हर पल बढ़ता जा रहा था। जोशुआ सोचता है कि उस बूढ़े आदमी के सिर पर जो मैजिक अर्ब है वो वही है जो उसने आमोन की ऐतिहासिक साइट पर देखा था। आर्मर्ड मैन आगे बढ़ा और बोला कि जोशुआ और उसकी स्पीयर उसे बीमार महसूस कराती थी क्योंकि वो भी उससे डरता था। उसने माना कि उसे हमेशा ये डर सताता था कि कहीं वह स्पीयर से मारा न जाए। एक काली ऊर्जा स्पीयरमैन से निकलने लगी। एवरांट ने जोशुआ को उसके किए हर काम के लिए धन्यवाद कहा। अगर वह हीरो न होता तो वे सब गद्दार कब के मारे जा चुके होते। मैजिक टावर का मास्टर सर सैंडर्स को एक आखिरी बार धन्यवाद देता है, लालच और जलन से भरी आंखों और झूठी मुस्कान के साथ। उस बूढ़े आदमी ने अपने तथाकथित दोस्त से विदाई ली। जोशुआ अपने घुटनों पर था, इतना दर्द था कि वह अपना चेहरा तक ऊपर नहीं उठा पाया। सम्राट ने नफरत भरी नजरों से कहा कि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त की आखिरी सांस तक नहीं देख सका। बस ऐसे ही कीजर और उसके साथी उस वीर हीरो को छोड़कर चले गए। गुस्से से उबलते सर सैंडर्स ने अपनी आखिरी सांस में गद्दार का नाम पुकारा। जैसे ही वे आदमी शांत भाव से चले गए, महान आत्माओं ने कसम खाई कि यह धोखा यहीं खत्म नहीं होगा। अचानक जोशुआ के पैरों के नीचे एक विशाल मैजिक सर्कल प्रकट हुआ। स्पीयर हीरो ने उसे पहचान लिया। ये एक एक्सप्लोजन मैजिक सर्कल था जो 5 मिनट में फटने वाला था। लेकिन लीजेंडरी स्पीयर नाइट अब हताश हो रहा था क्योंकि उसका टाइटल अब बेकार लगने लगा। जोशुआ तबाह हो गया था कि उसे एक नामहीन नाइट की तरह जंगल में मरना पड़ेगा, वो भी अपने सबसे पुराने दोस्त के धोखे के कारण। नाइट गालियां देने लगा क्योंकि उसका अंत पास था। अचानक वह लीजेंडरी स्पीयर चमकने लगा। जोशुआ लुकिया नाम पुकारने लगा। यह उसकी लाल स्पीयर का नाम था जिसे बैटलफील्ड का ग्रीम रीपर कहा जाता था। मरता हुआ हीरो अपने भरोसेमंद हथियार तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा था क्योंकि उसे हमेशा विश्वास था कि उस लुकिया में कोई शक्ति छिपी हुई है और वह खुद को लकी समझता था कि वह शक्ति अब सामने आ रही थी। जोशुआ ठीक से सोच नहीं पा रहा था और वह चीखने लगा कि उसका शरीर हिले। उसकी स्पीयर बस कुछ इंच दूर थी। अंत में ग्रेट हीरो अपनी लीजेंडरी स्पीयर को पकड़ने में कामयाब हुआ, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ हुआ ही नहीं। सर सैंडर्स निराश हो गया क्योंकि अब उसका अंत आ चुका था। आखिरकार मैजिक एक्सप्लोजन फट गया। हीरो को एक बहुत ही भीषण विस्फोट से टक्कर लगी। वो विस्फोट इतना बड़ा था कि पहाड़ जैसा लग रहा था। इस तरह जोशुआ सैंडर्स, एवेलोन साम्राज्य के नाइट्स की भूमि का ड्यूक,
एक घिनौने अंत का शिकार हुआ जो उसके अपराजेय स्पीयर नाइट नाम के लायक नहीं था। हेलो दोस्तों, मनवा स्क्रीन चैनल पर आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो थोड़ा छोटा है क्योंकि बीच बीच में ऑडियो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे और देखने के बाद कमेंट भी करोगे। जो भी हो, चलो अब एपिसोड शुरू करते हैं। एक छोटा लड़का घास के ढेर में चिल्लाते हुए उठा। वह बच्चा भ्रमित लग रहा था और सोच रहा था कि वह किस हॉर्स स्टेबल में है। जोशुआ खुद चौंक गया क्योंकि वह तो एक्सप्लोजन में मरा था और अब उसे अपने हाथ अजीब लग रहे थे। अचानक ड्यूक को सब समझ में आ गया। वह पानी के गड्ढे की ओर भागा ताकि वह अपना चेहरा देख सके। हीरो को तब झटका लगा जब उसने अपने पुराने बचपन के चेहरे को पानी में देखा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह सच में छोटा नहीं हुआ, बल्कि ये वही जगह थी जहां सर सैंडर्स का बचपन बीता था। उसे वहां की नीली गुलाबें और अस्तबल याद आ गया। कोई शक नहीं था, ड्यूक का फेवेलोन अब अतीत में था। अचानक वह बच्चा पागलों की तरह हंसने लगा और नफरत भरी मुस्कान के साथ उसने ऐलान किया कि अब उसके और कीजर के बीच सब कुछ अलग होगा, क्योंकि इस ग्रेट स्पीयर हीरो को एक और मौका मिला है। जोशुआ अब अपनी स्वीट रिवेंज के बारे में सोचने लगा, लेकिन तभी 3 आदमी उसके पास आ गए और उसे घोड़ों की सफाई ना करने के लिए ताना मारने लगे। वे तीनों डरावने आदमी थे, गोट, लॉयड और लॉरिस, और वे अग्नेस डी के पर्सनल सैनिक थे। उनमें से एक ने गुस्से से कहा कि जोशुआ जवाब दे, लेकिन दूसरे ने कहा कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि जोशुआ तो मूक है। उसे पता था कि अगर वह उनके सामने कुछ भी बोलेगा तो बुरी तरह पिटेगा, इसलिए वह हमेशा मूक होने का नाटक करता था। तभी लोरिस ने कहा कि लुसियो कहीं नहीं मिल रही, लेकिन उसके दोस्त ने उसे चुप करा दिया क्योंकि ड्यूक उस नौकरानी की अक्सर देखभाल करता था। वह गार्ड उसका नाम भी आसानी से लेने से डर रहा था। लूसिया जोशुआ की माँ थी और वर्तमान ड्यूक की एक्सक्लूसिव मेड। हीरो एक नौकरानी और उसके उत्पीड़क अग्नेस डे का नाजायज बेटा था। सोल्जर्स उस मूक लड़के को तंग करने लगे, जिससे उन्हें मजा आता था। लेकिन सबसे बुरे थे वो 3 ताकतवर आदमी। लॉयड, जो मेड को देखना चाहता था, उसके दाएं जी और बाएं रूल्स, जिनसे लड़का एक दिन बदला लेने की कसम खाता है। एफएल ने लॉयड को चुप रहने को कहा ताकि कोई उन्हें सुन न ले, लेकिन लॉयड ने कहा कि ज्यादा चिंता मत करो। एक गुंडे ने दावा किया कि अस्तबल में उसके अलावा कोई नहीं सुनेगा, और उसने जिस गूंगे लड़के की ओर इशारा किया वह भी नहीं। आर ने सहमति में सिर हिलाया। लॉयड के अनुसार जो भी चुपचाप उस नौकरानी और उसके बेटे को हटाएगा, उसे चेसवैनेसा से अच्छा इनाम मिलेगा। फिर उसने कहा कि यह मौका एकदम सही होता अगर लूसी वहां मौजूद होती। तीनों गार्ड लड़के को पीटने का फैसला करते हैं क्योंकि उसकी मां आसपास नहीं थी। गुस्से से भरा हुआ छोटा लीजेंड उन लोगों को बख्शने का तो नहीं रखता जो उसकी मां का अपमान कर रहे। जोशुआ ने मुट्ठी में मैजिक के धृत करना शुरू किया। लड़के ने सोचा कि क्या उसकी चाल काम करेगी। जो मना तकनीक उसने और लुकिया ने खंडों में खोजी, वह सामान्य तकनीक से अलग थी क्योंकि ये जल्दी ही चरम पर पहुंच जाती थी और इसका असर पूरी दुनिया को बदल सकता था। आम तरीके से अलग, इस तकनीक में शरीर के अंदर मना छेद बनाने की जरूरत नहीं थी। यह तकनीक सीमित आंतरिक मना की बजाय आसपास के अनंत मना का उपयोग करती थी। इसमें पूरे शरीर को मना खींचने के लिए इस्तेमाल करना होता था। खंडहरों की तकनीक आसानी से चुने गए शरीर के हिस्से में मना को केंद्रित और विस्फोटित करती थी। इस तरह के वर्षों की मेहनत से बनने वाली तकनीक को छोड़ने से जोशुआ की प्रगति निश्चित थी। गॉड सिर्फ उस गरीब लड़के को देखकर ही अपना आपा खो बैठा। एलवाई ने दावा किया कि वह चेहरा खराबा होने की वजह से गुस्से में है, क्योंकि उसे वह हिला ठुकरा चुकी थी, जिससे वह दिल लगा बैठा था। इससे गोट और भी चिढ़ गया और उसने हाथ में पकड़ी छड़ी को तौलते हुए कहा कि वह आज पूरी ताकत से उस लड़के पर वार करेगा। सैंडर्स अपनी आंखें बंद करके खड़ा था। सैनिक उसका मजाक उड़ाने लगे और सोचने लगे कि वह डर के मारे बेहोश हो गया है। जोशुआ को बहुत कम मना की जरूरत थी और भले ही इसे केंद्रित करने में 10 साल लगते, वह आसानी से कर सकता था। अचानक वह लड़का अपनी आंखें खोलता है, जिनमें दृढ़ संकल्प चमक रहा होता है। गॉट उस नजर से डर गया। गुस्से में गॉट ने बच्चे को डांटा और उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी जोशुआ ने अपनी पूरी मना वाली मुट्ठी उसके पेट में दे मारी। गॉट जमीन पर गिर पड़ा और उठ नहीं सका। बाकी 2 गार्ड चौंक गए। जोशुआ को बेचैनी महसूस हुई क्योंकि उसे अपनी मना में कुछ चिपचिपा और अजीब सा लगा। ये हलचल आदमी के पेट के नीचे थी, जो कि पहले कभी नहीं हुई थी। अचानक एक गार्ड ने अपनी तलवार खींच ली। खतरनाक लॉयड ने बच्चे से पूछा कि क्या उसे मरने का शौक है। इस बच्चे के शरीर से लॉयड जैसे सैनिक को हराना आसान नहीं था, लेकिन जीत के फायदे थे। अगर वह सैनिक को हरा देता तो सावधान रॉल्स उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करता। जोशुआ को वही चाल दोहरानी थी, लेकिन इस बार जान लेने की नीयत से। लॉयड बच्चे पर वार करने दौड़ा, लेकिन जैसे ही तलवार गिरने वाली थी, जोशुआ ने आखिरी सेकंड में बचाव किया और मना वाला पंच उसके चेहरे पर दे मारा। लॉयड लहूलुहान होकर उठ गया।
रोल्स दंग रह गया। एक गूंगा और अनचाहा बच्चा दो सैनिकों को हरा चुका था। लड़का थक गया था। बहुत ज्यादा मना उपयोग करने की वजह से उसे दर्द हो रहा था। जोशुआ के अनुसार रोल्स ने अपनी चतुराई से सेंचुरियन रैंक हासिल की थी और वह कमजोर नहीं था। लेकिन बचने के लिए लड़के ने अपनी कमजोरी नहीं दिखाई और चिल्लाकर संदेश दिया। रोल्स सुनकर हैरान रह गया। वह विश्वास नहीं कर सका कि यह गूंगा बच्चा बोल सकता है। सर सैंडर्स ने घोषणा की कि जो कोई भी लूसिया का अपमान करेगा, चाहे वह सेंचुरियन ही क्यों न हो, वह नहीं बचेगा। उसकी आंखों में झलकता संकल्प रोल्स को डरा गया और वह बच्चे को राक्षस समझकर भाग गया। हीरो थक चुका था, सोच नहीं पा रहा था। उसकी नजर धुंधली होने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। इसी दौरान हवेली में हर कोई अस्तबल के हीरो की बातें कर रहा था। तीन लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे उस बच्चे ने 3 सेंचुरियन को पीटा और अब तक गूंगे होने का नाटक किया। लेकिन एक आदमी को यह कहानी अजीब लगी क्योंकि युवा सैंडर्स मास्टर बाबेल से 5 साल छोटा था। दूसरे आदमी ने उसका मजाक उड़ाया क्योंकि एक त्यागा हुआ गूंगा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। ये सब बढ़ा चढ़ाकर बताया गया होगा। ये बात वाजिब लगी, लेकिन अगर ये सच निकली तो ड्यूक के उत्तराधिकारी की दौड़ बदल सकती है। पहले आदमी को चिंता नहीं थी क्योंकि जोशुआ अपने बड़े भाई को हरा नहीं सकता था। झाड़ू पकड़े आदमी ने सहमति जताई क्योंकि युवा बाबेल पहले से ही मना यूजर था। बाबेल एक विलक्षण प्रतिभा था जो अपने पिता को भी पार कर सकता था क्योंकि ड्यूक ने शास्त्र में मना सीखा था, जबकि उसका बेटा पाटन में ही मना यूजर बन गया। पहले नौकर के अनुसार ड्यूक की उत्तराधिकार की दौड़ में बाबेल का कोई मुकाबला नहीं था। अचानक अस्तबल का लड़का कमरे में दाखिल हुआ, जिससे तीनों डर गए कि शायद उसने उनकी बातें सुन ली हों। उसकी आंखों में जलता हुआ संकल्प देखकर हीरो ने नौकर को ड्यूक को बुलाने का आदेश दिया। अस्तबल का लड़का बोला कि उसके पिता से कह दो कि जोशुआ वॉन एगन्स आया है। इस दौरान ड्यूक के ऑफिस में एक आदमी टूटी हुई आर्मर के साथ अपने मालिक के सामने झुका हुआ था और ड्यूक पेपरवर्क भरते हुए उससे उसका नाम पूछते हैं। डरे हुए सोल्जर ने पुष्टि की कि उसका नाम रोस है। कुर्सी पर बैठे आदमी ने उसकी यूनिट पूछी। रोस डून 9वीं बटालियन का हिस्सा था। ड्यूक ने चियन से पूछा कि क्या ये बटालियन ग्रिजमैन के अधीन है, जो उसने इशारे से हाँ में उत्तर दिया। ड्यूक ने रोस से उसकी क्षतिग्रस्त आर्मर लाने को कहा। आर्मर में एक विशाल मुट्ठी के आकार का छेद था। ड्यूक ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि ये नुकसान लूसिया के बेटे ने ही किया है। शिफेन ने चेतावनी दी कि अगर रोस झूठ बोलेगा तो उसे सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन डरा हुआ रोस अपने बयान पर कायम रहा। ड्यूक एंगस ने शिफेन से उसकी राय मांगी और शिफेन ने कहा कि यह विश्वास करना असंभव है। ड्यूक सहमत हुए क्योंकि यह कारनामा अविश्वसनीय लग रहा था, इसलिए उन्होंने लड़के की उम्र पूछी। किंवदंती बन चुका स्पीयर नाइट केवल 9 साल का था। ड्यूक के अनुसार यह बच्चे ने केवल मना का उपयोग करके यह और कलेदर आर्मर तोड़ा होगा। चियन ने साहसपूर्वक और विनम्रता से इस अनुमान को उनकारा क्योंकि पूरे महाद्वीप में कोई भी इतना छोटा बच्चा मना का उपयोग नहीं कर सकता। चियन ने गुस्से में तीनों सैनिकों पर झूठ बोलकर ड्यूक के बेटे को सताने का आरोप लगाया। काले कपड़ों में आदमी ने मालिक से अनुमति मांगी कि वह इन्हें दूसरों के लिए उदाहरण बना दे। डरा हुआ रोसा चिल्ला उठा कि वह झूठ नहीं बोल रहा। शिफेन ने उसकी ऊंची आवाज को ड्यूक के प्रति असम्मान समझा और उसे रोकने को, लेकिन रोस अपने बयान पर कायम रहा। शिफेन ने तलवार खींचनी शुरू की, लेकिन ड्यूक ने उसे रोक दिया। फिर भी शिफेन चाहता था कि उन लोगों को सजा दी जाए जिन्होंने अफवाहें फैलाई। ड्यूक अपनी कुर्सी से उठे और बोले कि सच्चाई का पता तब चलेगा जब वह खुद जोशुआ से मिलेंगे। यह ड्यूक एंगस का पहली बार लूसिया के बेटे से मिलने का वक्त था। चियन हैरान था कि उसके मालिक ने साम्राज्य के सबसे बड़े जीनियस बेबेल के बजाय उस लड़के में दिल जो अस्तबल में पला। काले कपड़ों वाला आदमी बताता है कि लड़का एली की पहली मंजिल के वेटिंग रूम में है। इसके साथ दोनों आदमी उस रहस्यमय लड़के से मिलने निकलते हैं। इस बीच एंगस हवेली के गलियारे में एक सुंदर जवान लड़का टहल रहा था। अचानक कुछ देखकर सुनहरे बालों वाला किशोर चौंक गया। अच्छे कपड़ों में सजा हुआ वह युवक चौंक गया कि एक किसान का बेटा यहाँ क्या कर रहा है। जोशुआ गुस्से से भरा हुआ था। उस लड़के को सम्राट मार्कस वोन ब्रिटेन की तस्वीर देखकर गुस्सा आ गया। वह तस्वीर उसे सीजर की याद दिला रही थी, जिसे वह बदला लेना चाहता था। सुनहरे बालों वाला युवक गुस्से में आकर जोशुआ पर हमला करने को हुआ, लेकिन जोशुआ ने उसका मुक्का रोक लिया। युवक दबाव से हैरान रह गया और सोचने लगा कि शायद अफवाहें सच है। तभी युवा मना उपयोगकर्ता ने हमला करने की ठानी, लेकिन अचानक ड्यूक ने दोनों बेटों को रोक दिया और पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। सुनहरे बालों वाला लड़का घुटनों पर बैठ गया और अपने पिता का अभिवादन किया। ड्यूक ने पूछा कि यहाँ क्या चल रहा है, तो नौजवान ने झूठ बोलकर कहा कि यह तो सिर्फ एक दोस्ताना अभिवादन था। ड्यूक को यह झूठ मानना मुश्किल लगा
इसलिए उसने अपने मूक बेटे की ओर देखा, जिसने सिर हिलाकर सहमति दी। चियन को लड़के का यह व्यवहार अभद्र लगा क्योंकि उसने सिर हिलाकर जवाब दिया। चियन ने तलवार निकालने की कोशिश की और बच्चे से ठीक से व्यवहार करने को कहा, लेकिन ड्यूक ने उसे रोक दिया। ड्यूक ने महसूस किया कि बेटे की आंखों में नफरत है। जोशुआ अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था क्योंकि तस्वीर ने उसे धोखेबाज की याद दिला दी थी। ड्यूक ने लड़के को पास बुलाया ताकि वह खुद देख सके कि क्या अफवाह सच है और लड़कामना का उपयोग कर सकता है। बेबेल यह सुनकर चौंक गया और विश्वास नहीं कर पाया। ड्यूक एंग्स साम्राज्य के 5 सबसे शक्तिशाली मना मास्टर्स में सबसे संवेदनशील थे, जिससे यह खतरा था कि अगर उन्होंने कुछ पता लगा लिया तो जोशुआ का बदला लेने का प्लान बिगड़ जाएगा। ड्यूक ने अचानक लड़के का हाथ पकड़ा और कुछ अजीब महसूस किया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। ग्रैंड ड्यूक एंग्स उस खोज से अवाक थे। उनके अनुसार लड़के के अंदर बिल्कुल भी मना नहीं था। बेबेल यह सुनकर मुस्कुराया। चियन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि लड़के के पास मना होल नहीं था। ड्यूक ने बताया कि हर इंसान, यहां तक कि आम नागरिक और राक्षसों में भी मना होता है, लेकिन उसके बेटे में नहीं। चियन ने उसकी तुलना उन मरे हुए प्राणियों से की जो दानव शक्ति से चलते हैं। कप्तान का अनुमान था कि बच्चा जन्म से ही मना रहित है, जैसा कि बच्चों की कहानियों में सुना जाता है। ड्यूक को संदेह था, लेकिन उन्होंने मन ही मन कुछ योजना बना ली थी। एक लालची मुस्कान के साथ ड्यूक ने कहा कि वह इस बच्चे पर नजर रखेंगे। तभी चियन ने टोकते हुए कहा कि तीनों सैनिकों की अफवाह झूठी है क्योंकि डका तो मना रहित है और इन झूठों के लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ड्यूक ने कहा कि सेंट्यूरियन उनकी शक्ति का हिस्सा है और स्पष्ट प्रमाण के बिना उन्हें सजा देना व्यर्थ होगा। ड्यूक ने घोषणा की कि अब से वह काम हल में ही रहेगा क्योंकि वहां पर्याप्त जगह है। बेबेल गुस्से में इस निर्णय का विरोध करने लगा, लेकिन ड्यूक ने उसे बीच में ही रोककर अपनी सत्ता का एहसास दिला दिया। ड्यूक एंगस ने फिर चियन से कहा कि वह लड़के को बुनियादी नाइट ट्रेनिंग दे और अगर उसमें योग्यता हो तो उसे क्रिम्सन नाइट मना तकनीक सिखाई जाए। चियन को यह विचार बेवकूफी लगा क्योंकि बच्चा मना का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन ड्यूक ने जोर देकर कहा क्योंकि यह कमी प्राकृतिक नहीं हो सकती। ड्यूक एंगिस अब इस साल के अंत तक अपने बेटे की वापसी का इंतजार करेंगे। दरवाजा खुलता है और चियन लड़के को उसके नए बड़े कमरे में लेकर जाता है। जोशुआ कमरे को देखता है लेकिन चुप रहता है। यह वयानाइट को खटकता है। उसे लगता है कि लड़का उसकी अच्छाई की कद्र नहीं कर रहा। वह उससे कहता है कि अगर कुछ चाहिए तो उसे बुला ले। स्पीयर हीरो ने नाइट के व्यवहार में बदलाव देखा और सोचा कि शायद ड्यूड्यू की गैर हाजिरी की वजह से था, लेकिन अर्लेंग इसको फर्क नहीं पड़ा। वह सिर्फ आराम करना चाहता था। छोटा लड़का अपने पिता के शब्दों के बारे में सोचता रहा। वह जानता था कि ड्यूक शायद साल में केवल कुछ दिन ही यहाँ आता है क्योंकि वह अधिकतर समय राजधानी के एक कैसल में रहता है। जोशुआ को चिंता थी कि उसके पिता को कुछ ऐसा पता है जो उसे नहीं मालूम। संभावनाएं कई थी, लेकिन यह बहुत खतरनाक था कि नायक को अपनी हालत के बारे में ड्यूक से कम जानकारी हो। लेकिन यह इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। युवा अल को अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी पुरानी ताकत वापस पानी थी। अब मेरा समय नहीं है। सर सैंडर्स ने एक झटके में खिड़की से छलांग लगा दी। पलक झपकते ही युवा नीचे जमीन पर था। अब जोशुआ के लिए थोड़ी मात्रा में मना का उपयोग करना आसान हो गया था। शायद वह अपनी चरम स्थिति में जल्दी लौट सकता है। अचानक एक तेज दर्द ने लड़के को झकझोर दिया। यह तीव्र दर्द नकारात्मक ऊर्जा के कारण हुआ था। उसने सोचा कि क्या यह हवा की पितृ जादू और राक्षसी जादू के टकराव का असर है, और उसने इन दोनों को रोकने वाली ताकत के बारे में भी सोचा। लड़का हैरान था क्योंकि उसकी सबसे शक्तिशाली हथियार की शक्ति उसके शरीर के अंदर थी, जो इन दो विपरीत ताकतों को टकराने से रोक रही थी। अचानक एक गार्ड को इस दिशा से आवाज सुनाई दी। कुछ नहीं मिलने दोनों आदमी वापस लौट गए। लड़का दौड़ पड़ा क्योंकि उसे अब लगभग यकीन था कि उसका हथियार ही इस समस्या का हल है, और वह अपने शरीर में मौजूद तीनों ऊर्जा को नियंत्रित करना चाहता था। इस बीच एक चिकित्सक से आई लूसिया तीनों सेंटुरियनों से उसे छोड़ने की विनती कर रही थी और सोच रही थी कि उन्होंने उसे क्यों पकड़ा। जी ने कहा कि यह इसलिए था क्योंकि जोशुआ ने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी जैसे ही उसने अपनी तलवार निकाली। अचानक नौकरानी ने लॉयघात कर लिया। गुस्से से भरे सैनिक ने हीरो की मांग को गाली दी और उसे जमीन पर पटक दिया। सिर पर लगे जोरदार वार से वह मुश्किल से होश में रही। लॉयड ने औरत के बाल पकड़कर कहा कि उसका चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, जबकि जी ने उससे कहा कि उसे पकड़ रखे ताकि वह अपनी तलवार उसे चुभो सके। लेकिन सतर्क रोल ने उसे रोका क्योंकि वह की प्रतिक्रिया से डर गया था। गॉट ने अपने दोस्त का हाथ चटक दिया और चिल्लाने लगा कि वह बच्चे से बदला लेने आए। रोल को यह गलत लगा। क्रूर गॉड ने चिल्लाकर कहा कि वे ड्यूक की पत्नी द्वारा सुरक्षित हैं, जिसने जिम्मेदारी लेने की कसम खाई थी। फिर उसने रोल को डरपोक कहा। सैनिक हिल नहीं पाया और समझ नहीं सका कि क्या करे। फिर लॉयड ने रोल को डरपोक बिल्ली कहा, जिससे वह चिढ़ गया और उसे अपराध में शामिल होने के लिए मजबूर किया।
तभी एक तेज आवाज ने सभी को रुकने का आदेश दिया। लॉयड और गोट इस उपस्थिति से खुश हो गए और उसे भड़काने लगे, जबकि डरा हुआ रोल उन्हें रोकने की विनती करता रहा। लूसिया का खूनी बेटा, जो अपनी मां की रक्षा के लिए तैयार था, अब वही अस्तबल लड़का नहीं रहा था। घायल नौकरानी ने अपने बच्चे की आवाज को पहचाना। रोल ने जल्दी स्थिति को समझा और घबराकर कहा कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए, नहीं तो मारे जाएंगे, लेकिन बाकी दोनों ने उसकी नहीं सुनी। आंखों में आग लिए लड़के ने कुछ नोटिस किया और अचानक किसी को छिपने से रोकने का आदेश दिया, जिससे सैनिक हैरान रह गए। जब लॉयड ने तलवार निकाली, उसने दावा किया कि वह भाले के हीरो को जरूर मारेगा, जबकि गॉट ने कहा कि वह बच्चे पर वार करना चाहता है। लेकिन सैंडर्स की परवाह नहीं थी और उसने छिपे हुए व्यक्ति को बाहर आने का आदेश जारी रखा। लॉयड ने उस पर यकीन नहीं किया और इसे खुद को बचाने की चाल समझा। अचानक छिपा हुआ व्यक्ति छाया से बाहर आया और वह एक सुनहरे बालों वाले वानाइट की निकला, जिसके सीने पर एक चिन्ह था। यह चिन्ह दर्शाता कि वह क्रिम्सन नाइट्स के आदेश से है, जो ड्यूक एग्नेस के तहत 3 आदेशों में से एक है। इसलिए जोशुआ सोचने लगा कि क्या उनके कप्तान चियन की कोई योजना है। जान बचाने के डर से सेंटुरियनों ने इस वरिष्ठ नाइट को सलाम किया, लेकिन केन ने उन्हें अनदेखा कर दिया। केन ने उस बच्चे को गौर से देखा और सोचा कि क्या वह वाकई लूसिया का बेटा है। गुस्साए जोशुआ ने जबरदस्त मौजूदगी वाले नाइट से एक सवाल पूछा। हीरो ने क्रिम्सन नाइट को बताया कि एग्नेस महिला पर एक सैनिक ने हमला किया है। केन को बच्चे की जबरदस्त काली आभा महसूस हुई, जिसकी मौजूदगी अस्वीकार्य थी। छोटे बच्चे ने इसे अपराध की उचित सजा किया है। फिर नाइट खुद को बच्चे के आदेश को अस्वीकार करने में असमर्थ महसूस कर रहा था और सोचने लगा कि वो ऐसा लग रहा है जैसे युवा योद्धा उसे तलवार निकालने के लिए बाध्य कर रहा हो। सर नाइट किन ने हीरो के सवाल का जवाब दिया और हथियार हाथ में लेकर तीनों हमलावरों की सजा देने का निश्चय किया। सबसे पहले लॉयड था। एक झटके में बदमाश को नाइट की तलवार ने काट दिया और गौर अगला था। क्रूर एक पल को डटा रहा, लेकिन जैसे ही उसकी तलवार कुछ इंच केन की गर्दन के पास पहुंची, अंतिम क्षण में उसका वार काउंटर हो गया और उसका तलवार का हैंडल टूट गया। बेबस गॉट दया की भीख मांगने लगा। अब 2 सेंटुरियन गिर चुके थे और केवल रोल बचा था, जो माफी मांग रहा था। लेकिन जैसे ही नाइट उसे मारने वाला था, अल ने उसे आखिरी पल में रोक लिया। तलवार रोल की गर्दन से बाल बराबर दूर पर रुक गई। डरा हुआ रोल मरने से बचने के लिए बेतहाशा माफी मांगता रहा, लेकिन केन ने उसे चुप रहने का आदेश दिया ताकि वह तुरंत न मरे। जोशुआ ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया और केन को शांत रहने को कहा, जबकि नाइट ने कहा कि वह सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा है। गुस्साए केन ड्यूक मेंस की तीसरी पीढ़ी से था, जो ड्यूक में प्रसिद्ध थे, भले ही वह सबसे कमजोर आदेश से आता था। क्रिम्सन नाइट्स में सबसे छोटा, क्योंकि उसे एक बच्चे पर नजर रखने का काम सौंपा गया था। उसे बेशक सी रैंक का सबसे बेहतरीन सैनिक होना चाहिए। यह इस बात से साफ था कि उसने 3 सेंटुरियनों को आसानी से हराया था। हीरो ने उसे उसके मालिक की पहचान के बारे में पूछा, जिस पर केन ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, ड्यूक एग्नेस। ड्यूक के बेटे ने रेटोरिकली उसकी पहचान पूछी। केन ने नायक और बेटे के बीच समानता, उपस्थिति और जलते हुए नजरों को महसूस किया। जोशुआ ने नाइट को अपनी तलवार वापस रखने का आदेश दिया। केन ने तुरंत आदेश का पालन किया। रोस ने अपना चेहरा जमीन पर गिराकर धन्यवाद कहा। उसने अपनी पूरी दिल से उन सभी को क्षमा करने के लिए वचन लिया जिनसे उसने कभी तंग किया था, और युवा मालिक के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। गुस्साए अल ने सेंटुरियन की सेवाएं ठुकरा दी, ये कहते हुए कि जो भी उन पर या उनकी मां पर हाथ डालेगा, उसे वह मार डालेगा। फिर भी रोस को छोड़ दिया गया ताकि वह अफवाह फैला सके और घटना की कहानी बता सके, जबकि डरपोक रोस राहत से रो पड़ा। सर सैंडर्स ने कहा कि वह किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगा जो फिर से ऐसा अपराध करेगा। जोशुआ ने गुस्से में कहा कि उस आदमी को अस्तबल से बाहर जाना चाहिए अगर उसे मालिक का आदेश समझ में आ गया है। रोल अपनी जान बचाने के लिए भागा, जो नोबल के आदेश को स्वीकार करने का संकेत था। लूसिया होश में आने लगी। बच्चे ने अपनी मां को जागते हुए देखा। केन ने कहा कि नोबल पहले से अलग था, लेकिन जोशुआ ने कहा कि उसे समझ में नहीं आ रहा था। नाइट यकीन से कह रहा था कि युवा मालिक पहले जैसा नहीं था। जोशुआ ने केन से पूछा कि क्या वह उसे पहले अस्तबल के लड़के के रूप में याद करता है या ड्यूक का नाजायज संतान जिसे बोलने की क्षमता नहीं थी। क्रिम्सन नाइट कुछ समय चुप रहा। आत्मविश्वास से उसने ड्यूक के बेटे से कहा, एग्नेस दुए में रहने वाले सभी सैनिक ड्यूक के घर में सेवा करते हैं। फिर जोशुआ ने इसका मतलब नहीं समझा। क्रिम्सन नाइट ने आगे कहा कि जैसे ही कोई सैनिक 32 वर्ष का हो जाता है, उसे अपने घर से एक व्यक्ति को अपना मालिक चुनना पड़ता है। यह निर्णय वह अगले साल करेगा। केन ने अल को सलाम किया और घोषणा की कि वह अपने दिल पर विश्वास करता है और अपनी तलवार उसे सौंपने के लिए तैयार है। जोशुआ, जो भविष्य से आया था, जानता था कि सेवा करने के लिए सबसे अच्छा मालिक गोल्डन चाइल्ड बैबल होगा, न कि वह, और उसने युवा मालिक को विचित्र कहा।
अचानक माँ ने अपने बेटे को आंसुओं में पुकारा। लूसिया खुश थी कि उसका बच्चा सुरक्षित था। युवा हीरो अपनी प्यारी माँ को गले लगाने के लिए दौड़ा। उसकी आंखों में आभार के आंसू थे। सर सैंडर्स ने शपथ ली कि वह अब से अपनी माँ की रक्षा करेगा। मुस्कान के साथ राहत महसूस हुई। सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। जोशुआ अपनी युवावस्था को फिर से जीकर अपने अपने पुराने पछतावे को मिटाने का आभारी था। द लीजेंडरी हीरो इस बार फर्क करने का निश्चय कर चुका था। वही अस्तबल से एग्नेस का बेटा, लेकिन महाद्वीप का सबसे बड़ा भाला बनकर। इस बीच एग्नेस महल के कॉरिडोर में नोबल ने क्रिम्सन नाइट कप्तान से पूछा कि काउंट रिया आ गया है, जिसे उसने पुष्टि किया कि वह उसे उसके कमरे तक ले गया था। चियन ने फिर जोड़ा कि काउंट के साथ एक साथी भी था, जिसे ड्यूक की जिज्ञासा बढ़ गई। नाइट ने उसे बताया कि दूसरा अतिथि मिस आइसलैंड है। नोबल ने संकेत दिया कि काउंट रिया जो शुरू किया था उसे खत्म करना चाहता था। काउंट फिल जिन रिया ड्यूक के लिए एक अप्रिय अतिथि था, लेकिन उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसका साम्राज्य पर प्रभाव था, भले ही उसका दर्जा उसके मेजबान से कम था। दूसरा अतिथि काउंट की बेटी आइसलैंड जिन रिया थी। उसकी साथ ही एक जादुई प्रतिभा थी जो 9 साल की उम्र में क्लास 2 बन गई थी और जो ध्यान से पाली जाती थी जैसे बैबल, और दोनों को मना से वरदान प्राप्त था, जबकि जिनके जन्म में कमी नहीं थी। काउंट के साथ उसकी प्रतिभाशाली जादूगर लड़की के आने से ड्यूक को परेशानी हो रही थी। चियन ने कहा कि सुनहरे बालों वाला नोबल अपनी वयस्कता से केवल 3 साल दूर है, फिर भी ड्यूक ने समस्या का संकेत दिया। चियन ने समझा कि वह बैबल की वचनबद्ध महिला की बात कर रहा था। ड्यूक एग्नेस इस छोटी लड़की को नकार नहीं सकता था, क्योंकि लेडी चेरल फोंटी का परिवार उन 5 ड्यूचियों में से एक बन चुका था जो साम्राज्य पर प्रभाव डालते थे और जो सिर्फ अपनी वित्तीय संसाधनों के बल पर। चिफन ने कहा कि फोंटी दुयु अधिक महत्वपूर्ण था और यदि ड्यूक सहमत भी हो जाए तो वह इसे प्रतिभा की बर्बादी मानता था। ड्यूक को प्रतिभाओं और सैन्य शक्ति के लिए लालच था। चिफन ने अपने लालची मालिक की इज्जत की, जो सिर्फ कौशल की कद्र करता था। अचानक ड्यूक ने चलते चलते एक महत्वपूर्ण बात याद की, जिस पर चिफन को हैरानी हुई। फिर नोबल ने अपने नाजायज बेटे के बारे में पूछा, जिसे नाइट को उलझन हुई। ड्यूक एग्नेस ने घोषणा की कि वह अपनी सबसे छोटी संतान को जादू की प्रतिभाशाली लड़की का हाथ देगा। चियन को ड्यूक के इस फैसले पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह विश्वास करना मुश्किल था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मना की कमी से पीड़ित हो, वह जादू की प्रतिभाशाली लड़की के हाथ का अधिकारी होगा। इस बीच युवा हीरो अपने पिछले ताकत को वापस पाने के लिए रहस्यमय रनों में प्रवेश करने वाला था।